यह घटना हरियाणा के ढानी लक्ष्मण लोहारू इलाके की है। वहीं उसके परिवार का घर है और पास ही सिंघानी गांव है, जहां एक किड्स प्ले स्कूल चलता है। मनीषा वहीं बच्चों को पढ़ाया करती थी। मनीषा ने 12वीं पास की थी और अब वह BSSC नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहती थी। साइंस की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसका बड़ा सपना था कि नर्सिंग करके अपने करियर को ऊंचाइयों तक ले जाए और अपने घर वालों का नाम रोशन करे। यह कहानी 11 अगस्त की है। समय लगभग 1:58 का था जब मनीषा अपने घर से निकली। हाथ में एक बैग था जिसमें जरूरी कागज रखे हुए थे। पैदल ही वह स्कूल से कॉलेज की तरफ जा रही थी। स्कूल और कॉलेज के बीच दूरी करीब 1 किलोमीटर थी। रास्ता सीधा था और इस पूरे घटनाक्रम की पुष्टि अब वायरल हो रहे CCTV फुटेज ने भी कर दी है। फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि मनीषा अपने बैग के साथ पैदल जा रही थी। रास्ते में उसने अपने पिताजी को फोन किया और कहा कि आज घर आने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि वह BSSC नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेने जा रही है, लेकिन शाम तक लौट आएगी। पिताजी निश्चिंत हो गए। उन्हें लगा कि बेटी तो रोज स्कूल जाती है, आज कॉलेज गई है तो देर होगी, लेकिन शाम तक लौट आएगी। लेकिन किसे पता था कि यही आखिरी बार था जब मनीषा की आवाज उसके पिताजी ने सुनी थी। शाम तक जब वह घर नहीं लौटी तो परिवार ने उसे कॉल करना शुरू किया। शाम करीब 6:26 पर मनीषा के फोन से उसके पिताजी के पास कॉल आया, लेकिन वे उस समय फोन नहीं उठा पाए। जैसे ही उन्होंने वापस कॉल किया, फोन स्विच ऑफ मिला। इस पल से परिवार की चिंता और डर दोनों बढ़ गए। घर वालों ने हर उस रास्ते और जगह का सहारा लिया जहां मनीषा जा सकती थी। रिश्तेदारों से पूछा, आस पड़ोस में ढूंढा और अंततः वह सिंघानी गांव तक पहुंच गए, वहीं जहां वह बच्चों को पढ़ाने जाती थी। लेकिन हर तरफ सिर्फ खामोशी थी। किसी ने कोई मदद नहीं की, कोई जानकारी नहीं दी। फिर परिवार ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। इमरजेंसी नंबरों पर कॉल की गई और पुलिस की क्विक रिस्पांस टीम मौके पर पहुंची। इस टीम में SI अनूप, कांस्टेबल पवन और एक SPO शामिल थे। पुलिस ने मनीषा के पिताजी को गाड़ी में बैठाया और सीधे आइडियल कॉलेज की ओर ले गई। लेकिन वहां का नजारा चौंकाने वाला था। कॉलेज के बाहर कुछ लोग बैठे शराब पी रहे थे। पुलिस और परिवार ने उनसे पूछताछ की, लेकिन जवाब सिर्फ यही था कि यहां कोई लड़की नहीं आई। परिवार का आरोप था कि मनीषा यहीं तक आई थी। पुलिस ने कॉलेज के कर्मचारियों से भी पूछताछ की, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। जब CCTV फुटेज दिखाने की मांग की गई तो बताया गया कि दफ्तर बंद हो चुका है और कल सुबह आकर देखा जा सकता है, जबकि हकीकत यह थी कि उसी वक्त अगर फुटेज दिखाई जाती तो साफ हो जाता कि मनीषा कॉलेज तक आई थी या नहीं। लेकिन पुलिस ने इस केस में गंभीरता नहीं दिखाई और मामले को टाल दिया। परिवार बार बार FIR दर्ज करने की मांग करता रहा, लेकिन पुलिस ने उसे टालते हुए कहा कि लड़की खुद लौट आएगी या कहीं चली गई होगी। इस गैर जिम्मेदार रवैये ने परिवार का दर्द और गुस्सा दोनों बढ़ा दिए। 11 अगस्त को मनीषा के गुम होने के बाद पूरे दिन परिवार परेशानियों में चक्कर काटता रहा, लेकिन मदद कहीं से नहीं मिली। अगले दिन 12 अगस्त को शाम करीब 7 बजे जाकर FIR दर्ज की गई। अगर पुलिस चाहती तो 11 अगस्त को ही कार्रवाई शुरू की जा सकती थी। यही वजह है कि आज हर कोई पूछ रहा है, अंत में पुलिस ने इतने अहम मामले में लापरवाही क्यों दिखाई। आगे खुलासा हुआ कि जिम्मेदार अधिकारियों में महिला SI शकुंतला और SHO अशोक शामिल थे। आरोप था कि उन्होंने शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया। बाद में पुलिस विभाग ने इन अधिकारियों को सस्पेंड किया और जिले के SP का तबादला किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। परिवार का दर्द बढ़ चुका था और पूरे इलाके में गुस्से का माहौल फैल गया। लोग कह रहे थे कि अगर पहले दिन ही CCTV फुटेज देखी जाती तो सच सामने आता और शायद मनीषा को बचाया जा सकता था। 13 अगस्त की सुबह अचानक मनीषा के पिताजी को पुलिस की तरफ से कॉल आया। उन्हें पहचान के लिए बुलाया गया। जब परिवार वहां पहुंचा तो हालत देखकर हर किसी की आंखें नम हो गईं। पिताजी ने अपनी बेटी को पहचान लिया। इसके बाद मनीषा को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। रिपोर्ट में इसे खुदकुशी बताया गया, लेकिन परिवार ने इसे मानने से इनकार कर दिया और कहा कि जांच सही तरीके से नहीं हो रही।
उन्होंने मांग की कि पोस्टमार्टम चंडीगढ़ या रोहतक की टीम से कराया जाए ताकि असली सच सामने आए। इसी बीच समाज के लोग भी परिवार के साथ खड़े हो गए। सिंघानी बस अड्डे पर धरना प्रदर्शन शुरू हो गया और पूरा इलाका गुस्से और आक्रोश से भर गया। बड़ी संख्या में लोग सिंघानी बस अड्डे पर जमा हो गए। हर किसी ने जोर से आवाज उठाई कि इस मामले में सख्त से सख्त कदम उठाए जाएं। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर हमारी पुलिस और प्रशासन इतने गैर जिम्मेदार क्यों हो गए हैं? जिस देश में महिला सुरक्षा के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, वहां ऐसी घटनाएं सामने आती हैं और पुलिस शुरू में ही लापरवाही दिखाती है। ऐसे में भरोसा कैसे किया जाए? परिवार अब तक मनीषा का अंतिम संस्कार करने से भी मना कर रहा है। उनका साफ कहना है, जब तक सही जांच नहीं होगी, जब तक आरोपियों को पकड़कर सख्त कार्रवाई नहीं की जाती और सच सामने नहीं आता, तब तक वे पीछे नहीं हटेंगे। पूरा मामला अब हरियाणा की राजनीति और समाज दोनों में गर्म मुद्दा बन चुका है। लोग सोशल मीडिया पर लगातार अपनी आवाज उठा रहे हैं, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं और सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सवाल सिर्फ प्रशासन का ही नहीं है। हमारी शिक्षा व्यवस्था पर भी उंगली उठ रही है। जिस कॉलेज का नाम सामने आया है, वहां पढ़ाई से ज्यादा दूसरे काम होते हैं। बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स नॉन अटेंडिंग रहते हैं, सिर्फ नाम के लिए एडमिशन लेते हैं और फीस भरते हैं। बाकी समय कैंपस के आसपास खुलेआम गैर जिम्मेदार हरकतें करते रहते हैं। माता पिता को भी चाहिए कि ऐसे कॉलेजों की समय समय पर जांच करें और देखें कि उनके बच्चे किस माहौल में पढ़ाई कर रहे हैं। अगर समय रहते सख्ती बरती जाती तो शायद हालात इतने खराब नहीं होते। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली सवाल यहीं से शुरू होता है। 11 अगस्त की दोपहर से लेकर 12 अगस्त की रात तक का समय सबसे अहम था। इस दौरान जिम्मेदार लोगों ने जो रवैया अपनाया, उसने हालात और खराब कर दिए। परिवार बार बार कह रहा था कि बेटी घर नहीं लौटी है, उसकी लोकेशन का कुछ पता नहीं चल रहा है, फोन बंद आ रहा है। लेकिन पुलिस वाले बस कहते रहे, हो सकता है वह कहीं चली गई हो। इस लापरवाही ने परिवार का दर्द और गुस्सा और बढ़ा दिया और पूरे इलाके में लोगों के दिलों में सवाल पैदा कर दिए कि आखिर कब तक मासूमों की सुरक्षा को नजरअंदाज किया जाएगा। दोस्तों, सोचने वाली बात यह है, अगर कोई बच्ची घर से निकले और शाम तक वापस ना लौटे तो क्या घर वाले बेवजह परेशान होंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन पुलिस ने इसी सबसे अहम बात को हल्के में लिया और यही गलती बाद में सबसे बड़ी साबित हुई। गांव में धीरे धीरे चर्चाएं होने लगीं। लोग इकट्ठा होने लगे। हर कोई यही कह रहा था कि अगर उसी दिन सीसीटीवी फुटेज देख ली जाती तो मामला तुरंत साफ हो जाता। लेकिन ना जाने क्यों कॉलेज प्रशासन और पुलिस ने मिलकर इसे टालते रहे। 5 दिन बाद जाकर फुटेज दिखाई गई, जबकि यह काम 5 मिनट में हो सकता था। अगर उसी दिन फुटेज दिखाई जाती तो परिवार को भरोसा हो जाता कि बेटी कॉलेज तक पहुंची थी या नहीं। लेकिन पुलिस बार बार परिवार को यही कहकर शांत कराती रही, आप घर जाइए, बच्ची खुद लौट आएगी। 12 अगस्त को भी पूरा दिन परिवार दर दर भटकता रहा। अलग अलग जगह जाकर ढूंढते रहे, थाने के चक्कर लगाते रहे, लेकिन हर जगह से वही जवाब मिला, लड़की खुद आ जाएगी, किसी दोस्त के साथ होगी। अब आप खुद सोचिए, एक मासूम बच्ची घर से निकले, शाम तक ना लौटे और पुलिस इस तरह का जवाब दे तो परिवार का गुस्सा और दर्द किस हद तक बढ़ेगा। जब आखिरकार शाम को एफआईआर दर्ज हुई, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पूरे 24 घंटे बीत चुके थे। इतनी देर में कोई भी घटना घट सकती थी, लेकिन पुलिस ने इस केस को गंभीरता से लेना ही जरूरी नहीं समझा। शायद यही वजह थी कि बाद में एक 112 की टीम को सस्पेंड करना पड़ा और थाना प्रभारी को भी हटाना पड़ा। 13 अगस्त की सुबह जब परिवार को पुलिस की तरफ से फोन आया कि मनीषा मिल गई है, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सब कुछ खत्म सा लगने लगा। लेकिन परिवार ने हार नहीं मानी। उन्होंने साफ कहा कि अब जांच निष्पक्ष तरीके से होगी और जरूरत पड़ी तो सरकार और कोर्ट तक जाएंगे। गांव का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा होने लगे। हर तरफ यही चर्चा थी, आखिर हमारी बेटियां कब सुरक्षित होंगी। लोग कह रहे थे कि अगर जिम्मेदार समय पर जाग जाते तो शायद हालात इतने भयानक ना होते। लेकिन अब देर हो चुकी थी। सिंघानी बस अड्डे पर धरना शुरू हो गया।
धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी और आसपास के गांवों से भी लोग समर्थन में पहुंचने लगे। हर किसी की आवाज एक ही थी, पुलिस प्रशासन का रवैया पूरी तरह गलत है और अब सख्त कदम उठाने ही पड़ेंगे। इस बीच कॉलेज की पोल भी खुलने लगी। लोग कहने लगे कि इस कॉलेज में पढ़ाई से ज्यादा नॉन अटेंडिंग स्टूडेंट्स की भरमार है, जो सिर्फ नाम के लिए एडमिशन लेते हैं। कैंपस और उसके आसपास गैर जिम्मेदार हरकतें करते रहते हैं। शिक्षक भी गंभीरता से नहीं लेते और प्रबंधन का ध्यान सिर्फ फीस वसूलने पर रहता है। ऐसे कॉलेज समाज में पढ़ाई की जगह गंदगी फैला रहे हैं। परिवार का आरोप भी यही था कि अगर पुलिस चाहती तो 12 अगस्त को ही मनीषा को ढूंढ लिया जाता, लेकिन लापरवाही ने सब कुछ हाथ से निकाल दिया। यही वजह है कि अब परिवार किसी भी रिपोर्ट पर भरोसा नहीं कर रहा और बार बार मांग कर रहा है कि जांच चंडीगढ़ या रोहतक की टीम से कराई जाए। इस पूरे मामले ने हरियाणा पुलिस की कार्यप्रणाली पर गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। लोग कह रहे हैं, महिला सुरक्षा के नाम पर बड़े बड़े विज्ञापन दिए जाते हैं, अखबारों में फोटो छपवाए जाते हैं, लेकिन जब असली घटना सामने आती है तो पुलिस का रवैया ढीला क्यों हो जाता है? सरकार दावे तो करती है, लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और ही है। गांव का माहौल बेहद तनावपूर्ण हो चुका था। लोग नाराज थे, प्रशासन पर सवाल उठा रहे थे। परिवार ने साफ कह दिया कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी, वे अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद भी उन्हें भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि उसमें साफ साफ कुछ नहीं लिखा था कि असल में हुआ क्या था। अब समाज के अलग अलग वर्ग भी सामने आने लगे और इस संघर्ष में परिवार के साथ खड़े हो गए। स्वतंत्र समाज सेवियों ने साफ कहा कि अब इस मामले को दबाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आज आवाज नहीं उठेगी तो कल कोई और परिवार उसी दर्द से गुजरेगा। लोगों का कहना था कि यह सिर्फ एक घर की नहीं बल्कि पूरे समाज की लड़ाई है, क्योंकि अगर आज एक बच्ची असुरक्षित है तो कल किसी और के साथ भी यही हो सकता है। धरने की वजह से ट्रैफिक रुकने लगा, पुलिस बल तैनात करना पड़ा, लेकिन गुस्साई भीड़ को काबू करना आसान नहीं था। लोग साफ कह रहे थे कि जब तक जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई और आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। गांव के बुजुर्ग भी आगे आए और सवाल किया कि जब घर से कॉलेज तक जाना भी सुरक्षित नहीं रहा, तो हमारी बेटियां आखिर किस माहौल में जी पाएंगी? सोशल मीडिया पर यह मामला छा गया। लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर लगातार पोस्ट कर हरियाणा सरकार को टैग करने लगे और बच्ची को इंसाफ दिलाने की मांग तेज हो गई। हैशटैग ट्रेंड करने लगे और लोग इस केस को पूरे देश भर तक पहुंचाने लगे। राजनीति भी अब इस आग में कूद पड़ी। विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है और पुलिस सिर्फ दिखावे में लगी रहती है। सरकार ने कुछ अधिकारियों को सस्पेंड किया, लेकिन लोगों का कहना था कि इससे परिवार का दर्द कम नहीं होगा। यह मामला अब पूरे हरियाणा का मुद्दा बन चुका है। लोग कहने लगे कि जिस तरह निर्भया केस ने पूरे देश को झकझोर दिया था, उसी तरह यह घटना भी हरियाणा को सोचने पर मजबूर करेगी कि आखिर बेटियों की असली सुरक्षा तस्वीर क्या है। परिवार बार बार यही कह रहा था कि पारदर्शी जांच ही उन्हें स्वीकार होगी, वरना आंदोलन और बड़ा किया जाएगा। धरना स्थल पर महिलाएं भी खुलकर सामने आईं। उनका कहना था कि अगर आज इस बच्ची को इंसाफ नहीं मिला तो कल हमारी बेटियां भी सुरक्षित नहीं रहेंगी। वे रोते हुए प्रशासन से पूछ रही थीं कि जिम्मेदारों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, जबकि सरकार और पुलिस सिर्फ बयानबाजी कर रही है। धरने का असर पूरे इलाके पर दिखा। बाजार बंद हो गए, दुकानदारों ने भी समर्थन दिया। बुजुर्गों का कहना था कि उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसा नजारा कम ही देखा है जब पूरा गांव और आसपास का इलाका एक साथ इंसाफ की मांग कर रहा हो। पुलिस बार बार भरोसा दिला रही थी कि आरोपियों की तलाश जारी है, लेकिन लोगों का विश्वास अब इन वादों पर नहीं रहा। भीड़ लगातार नारे लगा रही थी कि दोषियों को ऐसी सजा दी जानी चाहिए जो उदाहरण बन जाए। सोशल मीडिया पर धरने की तस्वीरें और वीडियो वायरल होने लगे। हरियाणा ही नहीं, दूसरे राज्यों से भी लोग इस आंदोलन को समर्थन देने लगे। हर जगह एक ही आवाज उठ रही थी कि अगर इंसाफ नहीं मिला तो समाज का भरोसा पूरी तरह टूट जाएगा।
लोग यह भी कहने लगे कि पुलिस की सबसे बड़ी गलती यही थी कि जिस दिन बच्ची घर नहीं लौटी उसी दिन त्वरित कार्रवाई नहीं हुई। समय गंवा दिया गया और इसी वजह से हालात बिगड़े। धरने में कई नेताओं ने भी पहुंचकर परिवार से मुलाकात की और समर्थन जताया, लेकिन जनता साफ थी। उन्हें अब सिर्फ आश्वासन नहीं, असली कार्रवाई चाहिए। लोगों ने चेतावनी दी कि अगर बेटियों की सुरक्षा पर राजनीति खेली गई तो जनता कभी माफ नहीं करेगी। परिवार का दर्द गहरा था। उनका कहना था कि उनकी बच्ची के साथ जो हुआ उसने उनके पूरे घर को तबाह कर दिया, लेकिन अब वे किसी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। यह सिर्फ उनकी बच्ची का मामला नहीं, बल्कि हर उस घर का है जहां बेटियां हैं। जैसे जैसे आंदोलन बढ़ा, आसपास के इलाकों में भी लोग सड़कों पर उतर आए। जाम लगने लगे और यह आवाज पूरे हरियाणा में फैल गई। लोग चेतावनी दे रहे थे कि अगर सरकार ने तुरंत सख्त कदम नहीं उठाए तो हालात काबू से बाहर हो जाएंगे। पुलिस लगातार हालात संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आक्रोश इतना गहरा था कि बार बार टकराव की स्थिति बन रही थी। बुजुर्ग और समाज के समझदार लोग बीच बचाव कर रहे थे ताकि माहौल बिगड़े नहीं, लेकिन आहत भावनाओं को शांत करना आसान नहीं था। धरने में बैठे नौजवानों ने साफ कह दिया, अगर सरकार ने अब भी कार्रवाई नहीं की तो आंदोलन इतना बड़ा होगा कि संभालना मुश्किल पड़ जाएगा। कॉलेज और यूनिवर्सिटी के छात्र भी इसमें कूद पड़े और धीरे धीरे आवाज गली गली, शहर शहर गूंजने लगी। यह मामला अब एक गांव या परिवार का नहीं रहा, बल्कि पूरे प्रदेश की धड़कन बन चुका था। सोशल मीडिया पर हैशटैग्स ने आग की तरह फैलकर दिल्ली तक दस्तक दे दी। देश भर में लोग सवाल उठाने लगे, आखिर बेटियों की सुरक्षा पर इतनी बड़ी लापरवाही क्यों? सरकार की योजनाएं सिर्फ कागजों पर ही क्यों जिंदा हैं और जमीन पर क्यों नहीं उतर पाती? परिवार ने फिर ऐलान किया, अंतिम संस्कार तब तक नहीं होगा जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा। मां का दर्द सुनकर पत्थर भी पिघल जाए। वह बार बार यही कह रही थी, मैंने बेटी को पढ़ने भेजा था, लेकिन उसे वापस कभी नहीं पा सकी। धरना स्थल पर माहौल बेहद भावुक हो गया। हर किसी की आंखें भीग रही थीं। लोग बस यही कह रहे थे, अब गुनहगारों को सख्त से सख्त सजा मिलनी ही चाहिए। बढ़ते दबाव ने सरकार और प्रशासन को झकझोर दिया। मजबूर होकर कई अफसरों को निलंबित कर दिया गया, खासकर वे जो मामले को गंभीरता से लेना ही नहीं चाहते थे। लेकिन अब भी भीड़ का गुस्सा शांत नहीं हुआ। लोग केवल आरोपियों की गिरफ्तारी से संतुष्ट नहीं थे, वे उन पुलिस वालों पर भी सख्त कार्रवाई चाहते थे जिन्होंने लापरवाही दिखाई थी। और फिर देर रात पुलिस ने दबिश दी, मुख्य आरोपी सलाखों के पीछे पहुंचा दिए गए। खबर फैली तो पूरा इलाका जाग उठा। लोग सड़कों पर निकल आए, एक दूसरे को बधाई देने लगे। परिवार के चेहरे पर थोड़ी राहत जरूर आई, लेकिन उन्होंने साफ कहा, सुकून तभी मिलेगा जब अदालत। जेन ज़ी वर्सेस मिलेनियल्स। चलिए देखते हैं इन दोनों जनरेशन्स में कुछ कॉमन है भी या नहीं। आप किसी को कॉल कैसे करते हो? फोटो स्टिक कैसे करते हो? खाना खाना हो तो? किसी को पेमेंट करना हो तो? नावी यूपीआई। बट व्हाई नावी यूपीआई? फर्स्ट पेमेंट पे अश्योर्ड रिवॉर्ड मिलता है। हर पेमेंट पर रिवॉर्ड्स जीतने का चांस मिलता है। तो आप किस बात की वेट कर रहे हो? यूज नावी यूपीआई फॉर ऑल योर पेमेंट्स। गो नावी यूपीआई इट नाउ। For all my dreams, grace and beauty. What a girl, I've got to do it all. What a girl, I'm on top of the world. What a girl, take them all for a swirl. What a girl, Loved by millions. What a girl, you'll love it. what a girl. बल्कि एक सबक बन गया। इसने दिखा दिया कि जब लोग एकजुट होकर आवाज उठाते हैं तो सबसे कठिन हालात में भी इंसाफ तक पहुंचा जा सकता है। सफर चाहे कितना भी लंबा और दर्दनाक क्यों ना हो, आखिरकार जीत सच की ही होती है। हरियाणा से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने हर किसी को अंदर तक हिलाकर रख दिया है। इस घटना ने लोगों के दिलों में गुस्सा और सवाल दोनों ही पैदा कर दिए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि समाज में लोग पूछ रहे हैं,
जिम्मेदार लोग कहां थे और सही समय पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीर दिख रही है वह वही मासूम लड़की है। मनीषा की उम्र सिर्फ 18 साल थी और उसका पूरा जीवन सपनों से भरा हुआ था। यह घटना हरियाणा के ढानी लक्ष्मण लोहारू इलाके की है। वहीं उसके परिवार का घर है और पास ही सिंघानी गांव है, जहां एक किड्स प्ले स्कूल चलता है। मनीषा वहीं बच्चों को पढ़ाया करती थी। मनीषा ने 12वीं पास की थी और अब वह BSSC नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहती थी। साइंस की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसका बड़ा सपना था कि नर्सिंग करके अपने करियर को ऊंचाइयों तक ले जाए और अपने घर वालों का नाम रोशन करे। यह कहानी 11 अगस्त की है। समय लगभग 1:58 का था जब मनीषा अपने घर से निकली। हाथ में एक बैग था जिसमें जरूरी कागज रखे हुए थे। पैदल ही वह स्कूल से कॉलेज की तरफ जा रही थी। स्कूल और कॉलेज के बीच दूरी करीब 1 किलोमीटर थी। रास्ता सीधा था और इस पूरे घटनाक्रम की पुष्टि अब वायरल हो रहे CCTV फुटेज ने भी कर दी है। फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि मनीषा अपने बैग के साथ पैदल जा रही थी। रास्ते में उसने अपने पिताजी को फोन किया और कहा कि आज घर आने में थोड़ा समय लगेगा क्योंकि वह BSSC नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेने जा रही है, लेकिन शाम तक लौट आएगी। पिताजी निश्चिंत हो गए। उन्हें लगा कि बेटी तो रोज स्कूल जाती है, आज कॉलेज गई है तो देर होगी, लेकिन शाम तक लौट आएगी। लेकिन किसे पता था कि यही आखिरी बार था जब मनीषा की आवाज उसके पिताजी ने सुनी थी। शाम तक जब वह घर नहीं लौटी तो परिवार ने उसे कॉल करना शुरू किया। शाम करीब 6:26 पर मनीषा के फोन से उसके पिताजी के पास कॉल आया, लेकिन वे उस समय फोन नहीं उठा पाए। जैसे ही उन्होंने वापस कॉल किया, फोन स्विच ऑफ मिला। इस पल से परिवार की चिंता और डर दोनों बढ़ गए। घर वालों ने हर उस रास्ते और जगह का सहारा लिया जहां मनीषा जा सकती थी। रिश्तेदारों से पूछा, आस पड़ोस में ढूंढा और अंततः वह सिंघानी गांव तक पहुंच गए, वहीं जहां वह बच्चों को पढ़ाने जाती थी। लेकिन हर तरफ सिर्फ खामोशी थी। किसी ने कोई मदद नहीं की, कोई जानकारी नहीं दी।